सुप्रभात बच्चों। बच्चों, पिछले 2 भागों में आप लोगों ने जाना किस तरह इस पाठ के लेखक बीमार पड़ते हैं और अलग-अलग डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं। तो आज हम जानेंगे और किस वैद्य से वे अपना इलाज करवाते हैं और उनके साथ क्या घटना घटती है। अभी 1 सप्ताह भी पूरा ना हुआ था कि दिन के 2 बजे एकाएक फिर दर्द रूपी फौज मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। तो बच्चों, आपको पता था कि पिछली कक्षा में किस तरह डॉक्टर क्या है, उस डॉक्टर का नाम क्या था? चूहाना जी। तो उन्होंने उनको क्या है, उनका इलाज करवाया था। उस दवा से उन्हें कुछ फ़र्क भी पड़ा था, लेकिन दवाई जारी रखने के लिए उस डॉक्टर ने कहा था। लेकिन अचानक क्या हो गया, फिर से उन्हें दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर साहब ने जिन-जिन भयंकर मर्ज़ों का नाम लिया था, उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आँखों के सामने नृत्य करने लगा। उन्हें ऐसे महसूस होने लगा लेखक को पता नहीं मेरे को कौन-सी बीमारी हो गई है, क्योंकि उस डॉक्टर ने उनके सामने अलग-अलग बीमारियों के नाम कह दिए थे। तो उन्हें लग रहा था उसी में से किसी बीमारी का तो मैं घेरे में तो नहीं आया हूँ। तो आगे देखो, उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आँखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज़ का हुआ है। डॉक्टर साहब के यहाँ तुरंत आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी लौटकर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। मैं हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए। पर निशस्त्रीकरण, तो बच्चों, निशस्त्रीकरण इसका अर्थ है शस्त्र न उठाना। सम्मेलन की भांति कोई न किसी भी की बात मानता था, न कोई निश्चय ही हो पाता था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहस हुई, कौन कौन से प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन से पास। तो देखो बच्चों, एक छोटी सी घटना जो इस लेखक के साथ हुई, आम सी बात थी, और उस आम किसी बात को वो क्या है अपने सर में लेके घर पे आए, अपने दिमाग में लेके, और उसी के गुंग में क्या है वे बीमार पड़ गए ज़्यादा चीज़ों के खाने की वजह से, और कितने सारे डॉक्टर से उन्हें इलाज करवाना पड़ा। इलाज करते करते वो इतने बीमार हो गए कि किसी डॉक्टर से वे ठीक नहीं हो पा रहे थे, और जिस चूहानाथ को बुलाने के लिए भेजे थे, वो चूहानाथ भी कहीं चले गए थे। तो अभी उसके मित्र मंडलियों और जो रिश्तेदार हैं उनमें बातचीत होने लगी कि अभी ये कितने दिन तक ऐसे ही पलंग पर पड़े रहेगा, इस ठीक से तो इलाज करवाना चाहिए। तो किस डॉक्टर को बुलाएं? अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। तो बच्चों, ये क्या थे? आयुर्वेदाचार्य, यानी आयुर्वेद की दवाइयों से ये इलाज करवाते थे। तो उनका नाम था पंडित सुखदेव शास्त्री। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। कोई 45 मिनट बीत गए, परंतु वैद्य जी आए। यानी डॉक्टर को हिंदी में बच्चों वैद्य जी कहते हैं। न भेजे गए सज्जन का ही पता चला, एक और दर्द बढ़ता जा रहा था। यानी तो बच्चों बहुत देर हो गई थी और वैद्य जी नहीं आए और इनके पेट में बहुत दर्द होने लगा। दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं। अंत में जो साहब गए थे लौटे। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी में तशरीफ लाए। आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। तो एक पंडित की तरह उनका क्या था? वेशभूषा थी बच्चों। आप पंडित जी को देखते हो ना, वो कैसे पूजा पाठ वगैरह करते वक्त धोती पहनते हैं, तो ये वैद्य जी ने भी क्या है, ये धोती पहनी थी और एक सफेद दुपट्टा यानी एक रुमाल जैसा होता है, उसे उन्हें अपने कंधे पे डाला था। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था। यानी उनके शरीर पर, बदन पर क्या था? जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली, 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है। तो बच्चों, यकृत, यकृत यानी क्या? इसका अर्थ क्या है यकृत का?
आप जानते हो यकृत यानी लीवर, जिगर जो हमारे पेट के अंदर होता है। पित्ताशय, पित्ताशय यानी इसका अर्थ है पित्त की थैली। तो बच्चों हमारे शरीर में एक पित्त की थैली होती है, जैसे हम एसिडिटी बोलते हैं ना, एसिडिटी होती है। एक आम्ल पित्त तरह होता है जब हम खाना नहीं खाते हैं या फिर कुछ ऐसे चीजें खाते हैं जिससे क्या है हमारे गैस पेट में गैस हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि आपके लीवर से घूमती हुई वायु जो है कि आपके पित्त कोशिका में पहुंच गई है। इससे मंदाग्नि, तो बच्चों मंदाग्नि, मंदाग्नि का अर्थ है बदहजमी, जब हमको हजम नहीं होता है जो खाते हैं। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव यानी प्रकट होना, एक संस्कृत शब्द इन्होंने दोहराने लगे ये वैद्य जी। और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत जो खाते हैं ना भोज्य पदार्थ उसे प्रतिहत, प्रतिहत यानी ठीक करना, तब शूल का कारण होता है। तो बच्चों इन्होंने देखा आप लोगों ने किस तरह के शब्द इन्होंने प्रयोग किए हैं। शूल, शूल का क्या होता है? कारण होता है। कविराज जी मालूम नहीं क्या कह रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध के एक दूसरे ही संसार में चटपटा रहे थे। तो बच्चों वैद्य जी अपनी भाषा में अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और लेखक के सर में इन बातों का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, कुछ भी बातें घुस नहीं रही थी, क्योंकि उनका जितना भी ध्यान था वो पेट की तरफ था। आखिर मुझसे रहा न गया, मैंने एक सज्जन से कहा जरा अलमारी में से आपटे का कोश तो लेते आइए। आपटे मीन्स जो डिक्शनरी। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा दवा तो पीछे होगी, पहले मैं समझ तो लूं कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे। तो बच्चों यहाँ पे चरक सुश्रुत यानी संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ, यानी उन्होंने अलग अलग तरह के शब्द जो बताए जो लेखक को समझ में नहीं आया, इसलिए वो डिक्शनरी मांग रहे थे। और अंत में कहा देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। उन्होंने दवा दी, कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब फीस दी गई, 2 दिन दवा की गई। कभी कभी दर्द तो कम अवश्य हो जाता था पर पूरा दर्द न गया। सीआईडी के समान पीछा छोड़ता ही नहीं था। तो बच्चों वैद्य जी से जो भी उन्होंने दवाई वगैरह करवाई उससे भी उनको क्या है फर्क नहीं पड़ा, दर्द क्या है वैसे के वैसे ही रहा। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी, कम दिमाग अधिक चाटती थी। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे, बोले साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए, आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य जी को दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य जी महाराज को तो मैंने दिखा लिया, हकीम भी सही। तो बच्चों लोग आते हैं और अपनी अपनी बातों को रखते हैं, और लेखक भी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी क्या है इन लोगों के बातों में आ गए और एक डॉक्टर से उन्होंने इलाज करवाया। तो अभी वैद्य जी भी हो गए थे और लास्ट में अंत में उन्होंने हकीम को बुलाने का सोचा। हकीम साहब आए। सर्दी बहुत तेज नहीं थी, बनारस में कभी बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का पंददार अंगा पहने हुए थे, सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी, पाँव में पाजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पायजामा पहनने वाला था। परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया, अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया। यानी ये इस तरह एक हकीम का वर्णन दिया गया है। जैसे वो उनको देखने के लिए आए थे तो उनका जो पहला नजरिया था लेखक का उनकी तरफ गया, वो किस तरह के कपड़े उन्होंने पहने हैं उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया है। दर्जी ने कुछ चुस्ती दिखाई हो, जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों में बांट दिए हैं। तो ये जो हकीम कैसे थे बच्चों,
ढीले ढाले कपड़े पहने थे क्योंकि उनका शरीर दुबला पतला था। ऐसा लग रहा था उनको देख के कि जो भी अपनी तबीयत की जो भी है वो भी क्या है अपनी मरीज को उन्होंने दी है। जितनी तंदुरुस्ती है वो तो सब उन्होंने अपने मरीजों में बांट दी है। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूं, बस आपका ही इंतजार है। व्यंग्य लगता है ना बच्चों? अब यह जिंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, यार अब आप तो ऐसे ही बात करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। तो बच्चों इनकी लैंग्वेज अलग है ना। गोया, गोया यानी मानो, बेजार, बेजार का अर्थ क्या है? बेजार यानी परेशान। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? गुफ्तगू यानी बात, कोई बातचीत करता है ऐसे कोई? मरे आपके दुश्मन, नब्ज तो दिखलाइए। खुदा बंद रख करीम ने चाहा तो आनन पानन में दर्द रफू चक्कर होगा। तो देखा बच्चों इन्होंने किस तरह के वर्ड्स यहाँ पे यूज किए हैं, यानी जल्दी ही आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने कहा, अब आपकी ही दुआ है। 10 मिनट तक हकीम साहब ने नब्ज देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिख के देता हूँ, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह जरूर शिफा होगी। बच्चों शिफा यानी क्या? रोग से मुक्ति। हकीम साहब चलने को तैयार हुए, उठे, उड़ते उड़ते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ रहती हैं। देखो किस तरह अपना बिजनेस चलाते हैं लोग, दूसरों का नाम बदनाम करके अपना क्या है दुकान चलाने के लिए कहते कि हमारे यहाँ पे दवाई क्या है, ताज़ी है, और दूसरों की दुकान में क्या है, बासी दवाइयाँ मिलती है, पुरानी रहती है, उसे नहीं लेना चाहिए। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। लेखक को क्या है, जो दर्द हो रहा था वो थोड़े महीने में क्या है कम हो गया था, लेकिन उनमें क्या है ताकत नहीं थी, दुर्बलता आ गई थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था, किसी न किसी राय दी जाती, जल चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा, यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। तो बच्चों क्या है, हमारे भारत में बहुत ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से क्या है मरीजों का इलाज करते हैं। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक रहता है ना। एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। तो एक जो प्राकृतिक नैसर्गिक से जुड़े हुए रहते हैं उन्होंने क्या कहा कि गीली मिट्टी अपने पेट पर लगाइए तो क्या है आपका पेट का दर्द कम हो जाएगा। ऐसे मिट्टी के थोड़े गुण होते हैं बच्चों, जिससे क्या है हमारा इलाज किया जाता है। जो जैसे कई बार हमारे पैरों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है या सूजन होता है, उस वक्त भी क्या है मिट्टी लगाई जाती है। अपने चेहरे को सुंदर करने के लिए हम मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं। तो इसी तरह उन्होंने क्या है उनको सलाह दी कि आप अपने पेट पर क्या है मिट्टी का लेप लगाइए और धूप में बैठिए, तो 1 हफ्ते में क्या है आपका पेट दर्द कम हो जाएगा। इसी बीच में मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, यानी जो लेखक थे उनकी नानी की मौसी। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। तो देखो बच्चों इनका कुछ सोच अलग ही है। ऊपरी खेल, ऊपरी खेल यानी क्या? जादू तो ना, यानी आपके साथ कुछ तो काला जादू किया है। मैंने पूछा, यह ऊपरी खेल क्या है नानी जी? वे बोली, बेटा सब कुछ किताब में थोड़े ही लिखा रहता है, बात यह है कि किसी चुड़ैल का प्रसार है। देखो किस तरह जो लेखक पहले ही क्या है डरे हुए हैं और उनको और डरा रहे हैं। प्रसार, प्रसार यानी फैलाव। कहने लगी, देखो ना इनकी बहरौनी कैसी खड़ी है। बरौनी यानी बच्चों पलक। कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है?
जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? कुछ हो या ना हो, इसमें हर्ज ही क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी न हुई। कुछ लाभ अवश्य हुआ, पर फायदा न हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं हो सकती, लखनऊ में हो सकती है। वहां सभी साधन है। तो लेखक को जितने लोग सलाह दे रहे थे, उनके अनुसार लेखक को लगा कि मैं उनको क्या है, लखनऊ जाना है। तो क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे साधन हैं जहां पे मैं अपना इलाज करवा सकता हूँ। सब तैयारी हो चुकी थी कि इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान ले आए। उन्होंने देखा, कहा, जरा मुंह तो देखूं। मैंने कहा, मुंह जीभ जो चाहिए देखिए। देख कर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बढ़ेगी, कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया पायरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। तो तभी क्या है बच्चों, किसी ने एक डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने कुछ अलग ही बीमारी बताई, और वो बीमारी कौन सी थी? पायरिया। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। तो देखो, एक डेंटिस्ट थे और उन्होंने कहा, इसी वजह से क्या है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो आपने जितने भी अपने दांत है उसे आप निकलवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा, आपको यह तो कहने में कुछ कठिनाई ही नहीं हुई, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर, रात भर मैंने सोचा। मैंने भी यही निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। श्रीमती बोली, यह सब फिजूल है, खाना ठीक से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगी। तो देखो बच्चों, उनका जो दिनचर्या है क्या है, डॉक्टर में ही चला गया, इलाज करवाने में ही। तब अंत में उनकी पत्नी थक गई और थक के उन्होंने क्या कहा कि फिजूल की बातें नहीं सुननी है। ये जो सब कुछ तुमको सलाह दे रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं, वो क्या है, अच्छी नहीं है और उन्हें सुनना भी नहीं चाहिए। पहले आप ठीक से खाना खाओ, 15 दिन में क्या हो गए, ठीक हो जाओगे। संतुलित आहार खाने से सेहत जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। सच में यह पौष्टिक और संतुलित आहार ही मेरे लिए वरदान साबित हुआ। तो देखा बच्चों, इस पाठ के लेखक कौन है? बेडप बनारसी। उनके साथ एक घटी हुई घटना है। जो क्या थे, 35 साल की उम्र के थे, हट्टे खट्टे थे और एक अपने मित्र, बीमार मित्र को देखने के लिए गए, जहां से उनकी चाह उठी कि काश मैं भी बीमार होता और लोग मुझे भी देखने के लिए आते। और उनका ये सपना भी सच हुआ बच्चों। लेकिन ये सपना उनको कितना महंगा पड़ा, कितनी मुश्किलों से उन्हें गुजरना पड़ा। हर लोगों से जो कहते थे वो इलाज करवाना पड़ा। लेकिन अंत में उनका जो इलाज करवा पाई वो कौन थी? उनकी पत्नी। और उन्होंने सलाह दिया, अच्छा संतुलित भोजन खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। सही है बच्चों, आप भी अगर संतुलित भोजन खाओगे, जितने पौष्टिकांश है वो भोजन, हर एक भोजन खाना चाहिए। इनकार नहीं करना चाहिए कि ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हर एक जो सब्जी हो वो हमारे सेहत के लिए होता है। भले ही आपको पसंद ना हो, लेकिन अपनी सेहत के बारे में सोच के उसे खाना चाहिए। पौष्टिक आहार चाहिए हमारे शरीर के लिए, अच्छा व्यायाम चाहिए, तभी हम तंदुरुस्त रह सकते हैं, हम बीमार नहीं पड़ते। बीमार पड़ते वक्त हमें अच्छा लगता है, देखो हमारा कितना ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन धीरे 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 क्या है, ये बीमारी हमारे शरीर को खोखला कर देती है और हम किसी के लायक नहीं रहते। इसलिए हमें समय पर संतुलित भोजन खाना चाहिए, उसमें पौष्टिकांश होना चाहिए और समय पर क्या, हमें व्यायाम भी करना चाहिए। इससे हम क्या है, तंदुरुस्त रह सकते हैं। आप जानते हो बच्चों, अगर हंसते समय हमारे दिमाग के क्या है, जब हम जोर से हंसते हैं, मन खोल के हंसते हैं, तो क्या है, लगभग हमारे 5 हिस्से का क्या है, एक साथ काम करता है। पूरे हमारे जो शरीर के अंग है वो हिलते हैं, जिससे क्या है, उन शरीर को व्यायाम मिलता है और हम तंदुरुस्त रहते हैं। स्वस्थ रहना क्या है, सबसे बड़ा सुख है बच्चों। कोई मनुष्य अपने जीवन का पूरा आनंद तभी उठा सकता है जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। तो बच्चों, यहाँ तक आप लोगों ने पाठ के बारे में जाना। अगली कक्षा में हम नया पाठ लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।